डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आप देख रहे हैं प्राचीन हिंदी। इसके पहले की वीडियो में आपने देखा हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। उसी क्रम में हिंदी भाषा के विकास को 3 भागों में बांटा जाता है: प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। आप इस वीडियो में देखेंगे प्राचीन हिंदी। 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक का इसका समय है। बहुत ही महत्वपूर्ण यह वीडियो है आपके लिए। और वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में प्राचीन हिंदी का विकास या प्राचीन हिंदी क्या है, और साथ ही प्राचीन हिंदी की विशेषताएं भी देखेंगे। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, बहुत पूछा जाता है। आइए देखते हैं और कहीं नोट भी कर लीजिए इस टॉपिक को। तो सबसे पहले देखिए, 11वीं सदी के पहले से ही भारत पर मुसलमानों के आक्रमण शुरू हो गए थे, ये हम सभी जानते हैं। और उन्होंने लगभग 200 वर्षों में संपूर्ण या पूरे उत्तर भारत पर अपना अधिकार बना लिया था। उनकी अपनी भाषा या राजभाषा, जो उनकी अपनी भाषा थी, जो राजभाषा थी, वो फारसी थी। लेकिन जनसंपर्क के लिए, जनता से संपर्क के लिए उन्होंने उस समय की प्रचलित प्राचीन हिंदी का ही प्रयोग किया। और आगामी 500 वर्षों में इसी प्राचीन हिंदी के विकसित अनेकों रूप जो है वो सामने आए। इन्हीं रूपों में से एक रूप डिंगल कहलाया। डिंगल शैली का संबंध पश्चिमी राजस्थानी साहित्य से है। इसका अधिकतर साहित्य चारण कवियों द्वारा लिखित है। डिंगल शैली का संबंध पश्चिमी राजस्थानी साहित्य से है और इसका अधिकतर साहित्य जो है वो चारण कवियों द्वारा लिखा गया है। श्रीधर ने लिखा है रणमल छंद 1400 ईस्वी में, और कल्लोल कवि ने लिखा है ढोला मरूरा दोहा 1473 ईस्वी में। डिंगल की प्रमुख रचनाएं हैं ये। और आदिकाल में हिंदी भाषा का एक दूसरा रूप विकसित हुआ जिसे पिंगल कहा गया। पिंगल शैली वस्तुतः पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है, जिसमें ब्रज भाषा का काफी प्रभाव दिखाई देता है। इसका अधिकतर साहित्य भाट जातियों द्वारा लिखा गया है। इसी काल में हिंदी का एक तीसरा रूप भी मिलता है, जिसे हिंदवी कहा गया। हिंदी का यह रूप हमें 13वीं शताब्दी के आसपास खुसरो के साहित्य में दिखाई देता है। यह भाषा का वह रूप था जो उस समय जनसामान्य, उस समय की जो जनता थी, उसके बीच प्रचलित था। खुसरो की भाषा सरल, स्वाभाविक और बोलचाल के अधिक निकट थी। आदिकालीन हिंदी भाषा के विकास में उस समय के उपलब्ध धार्मिक साहित्य जैन, बौद्ध, नाथ और सिद्ध आदि का है। महत्वपूर्ण योगदान है इन साहित्य का। जैन साहित्य की भाषा हिंदी के आदिकालीन स्वरूप का परिचय देती है, जो अपभ्रंश से प्रभावित है। वहीं बौद्ध और सिद्धों की कविताओं की भाषा में पश्चिमी और पूर्वी अपभ्रंश के शब्दों का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। नाथपंथियों की भाषा में प्राचीन पश्चिमी हिंदी की बोलियों का मिश्रित मिला जुला रूप मिलता है। हिंदी के प्राचीन रूप के विकास में आदिकालीन रासो साहित्य का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। विसलदेव रासो की भाषा में डिंगल एवं पिंगल शैली मिलती है, और वहीं पृथ्वीराज रासो में हिंदी, राजस्थानी मिश्रित हिंदी, ब्रजभाषा और कहीं विकृत अपभ्रंश का भी रूप मिलता है। अधिकतर विद्वानों ने इसकी भाषा पिंगल माना है, जो ब्रजभाषा का ही एक प्राचीन रूप है। आदिकालीन हिंदी की विशेषताएं देखिए। भोलानाथ तिवारी ने आधुनिक हिंदी की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। व्याकरणगत, पहले देखते हैं व्याकरणगत परिवर्तन या व्याकरणगत विशेषताएं। आदिकालीन हिंदी का व्याकरण प्रारंभिक अवस्था में अपभ्रंश के अधिक निकट था, लेकिन धीरे धीरे अपभ्रंश का
व्याकरणिक रूप कम होता गया और हिंदी के अपने रूप जो विकसित होते गए। धीरे धीरे हिंदी के अपने अलग रूप विकसित होते गए। जहाँ अपभ्रंश काफी हद तक संयोगात्मक भाषा थी अपभ्रंश की, वहीं आदिकालीन हिंदी में वियोगात्मक रूप की प्रधानता हो गई। सहायक क्रियाओं तथा परसर्गों, कारक चिन्हों आदि का प्रयोग होने लगा। आदिकालीन हिंदी में नपुंसक लिंग का प्रयोग प्रायः समाप्त हो गया। वाक्य रचना में शब्द क्रम धीरे धीरे निश्चित होने लगा। आइए अब देखते हैं प्राचीन हिंदी की ध्वनिगत विशेषताएं या परिवर्तन। देखिए, अपभ्रंश में 8 मूल स्वर थे। आ, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ए और ओ। आदिकालीन हिंदी में 2 नए स्वर ए और ओ विकसित हो गए जो संयुक्त स्वर थे। चा, छ, ज, झ अपभ्रंश तक स्पर्श व्यंजन थे, किंतु आदिकालीन हिंदी में स्पर्श संघर्षी हो गए। ना, रा, ला और सा अपभ्रंश तक दंत ध्वनि थे, आदिकाल में वत्सर्य हो गए। आदिकाल हिंदी में 2 नए व्यंजन डा और ढा का भी विकास हुआ। ना, महा, ला पहले संयुक्त व्यंजन थे ये, जो आदिकालीन हिंदी में मूल व्यंजन क्रमशः ना, मा और ला हो गए। संस्कृत, फारसी आदि के कुछ शब्दों के आ जाने से कुछ नए संयुक्त व्यंजन हिंदी में आ गए जो अपभ्रंश में नहीं थे। अब शब्द भंडार की दृष्टि से परिवर्तन देखिए या विशेषताएं देखिए। तत्सम शब्दों का प्रयोग अपभ्रंश की अपेक्षा अधिक होने लगा। मुसलमानों के आगमन के परिणाम स्वरूप मुसलमानों के आ जाने से हिंदी में फारसी, तुर्की तथा पश्तो आदि भाषाओं के शब्द हिंदी में बहुत अधिक प्रचलित हो गए, जो आज भी उसी प्रकार बने हुए हैं। अपभ्रंश के बहुत सारे शब्द हिंदी शब्द भंडार से निकल भी गए। डियर स्टूडेंट्स, आपने ये देखा प्राचीन हिंदी का विकास और उसकी विशेषताएं। अगले वीडियो में आप देखेंगे मध्यकालीन हिंदी का विकास और उसकी विशेषताएं। यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी होगा। तो हमारे अन्य वीडियोस को देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। हम आपके मंगल जीवन की कामना करते हैं। हैव अ नाइस डे।